गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ मुनीर मानसिंह का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, आज के इस वीडियो सत्र में आपसे दालों की संरचना, संगठन एवं महत्व के विषय पर परिचर्चा करूँगी। आज के इस वीडियो सत्र में हम जिन बिंदुओं पर अध्ययन करने वाले हैं वे हैं दालों की संरचना, दालों का संगठन, दालों का भोजन में महत्व, दालों का चुनाव तथा दालों का संग्रहण। दालें लेग्यूमिनस परिवार के पौधों की फलियों के रूप में उगती हैं। शाकाहारियों के लिए दालें एवं फलियां प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन हैं। भारत में सामान्यतः तुअर, मूंग, मसूर, चना, उड़द आदि दालों का सेवन किया जाता है। इसके अतिरिक्त छोले, राजमा, मोठ एवं लोबिया आदि भी दालों तथा फलियों के अंतर्गत आते हैं। दालों को सामान्यतः साबुत एवं धुली हुई अर्थात छिलके रहित दालों के रूप में खाया जाता है। साबुत दालों में राजमा, उड़द, मूंग एवं साबुत मसूर खाई जाती है। वहीं टूटी हुई दालों को बनाने के लिए साबुत दालों को मशीन या चक्की के द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिससे उनके ऊपर का छिलका भी निकल जाता है। दालों की संरचना, ये आप चित्र देख रहे हैं चने के बीज का, और चने के बीज की संरचना आपने स्कूल की कक्षाओं में भी पढ़ी होगी। ये चने का बीज जो कि ब्राउन कलर का होता है, इसका आकार आप देखिए कुछ हार्ट शेप का होता है और इसके ऊपर दोहरी परत होती है सीड कोट की, जिसको हम बीजावरण भी कहते हैं। इसका बाहरी हिस्सा गहरे रंग का होता है तथा अंदर का हिस्सा ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का होता है। इस बीज में एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम हाइलम कहते हैं, माइक्रोफाइल है यहाँ पर। इस छोटे से छिद्र से जब हम बीजों को भिगोते हैं तो पानी अवशोषित करके बीज फूल जाता है। रात के समय जब आप चने के कुछ बीजों को भिगो देंगे तो सुबह आप देखेंगे कि बीज के दाने फूलकर मोटे हो गए हैं। अब आप इस बीज को धीरे से इस सेंटर की लाइन पर, ये जो आप सेंटर में लाइन देख रहे हैं, इस लाइन पर जब आप इस बीज को खोलेंगे तो आपको इस बीज में दो हिस्से दिखाई देंगे, ये एक और ये दो। ये दोनों बीज पत्र यानी कि कॉटलिडन्स कहलाते हैं। दोनों बीज पत्र बीच में इससे जुड़े हुए होते हैं। ये इसका नीचे का हिस्सा होता है रेडिकल और ऊपर का हिस्सा प्यूमुले जो है बीजों को अंकुरित करने पर शूट्स अर्थात तने का निर्माण करता है, और रेडिकल जो है वो बीजों को अंकुरित करने पर रूट्स अर्थात जड़ का निर्माण करता है। बीज के ये दोनों कॉटलिडन्स जो हैं वो बीजावरण से ढके हुए होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया दोहरी परत है। और इन कॉटलिडन्स या बीज पत्रों में स्टार्च भोजन के रूप में संग्रहित होता है, जो अंकुरित होते हुए चने के बीज को तब तक भोजन प्रोवाइड करता है जब तक कि शूट्स पर पहली पत्तियां नहीं बन पाए, क्योंकि पौधे के लिए पत्तियों भोजन के निर्माण का कार्य पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा ही होता है। इस प्रकार आपने देखा कि समस्त दालें जो हैं वो द्विबीजपत्री अर्थात उनमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं जो आपस में भ्रूण के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। भ्रूण के दो हिस्से होते हैं। अंकुरित होने पर जो हिस्सा शूट्स बनाता है उसको प्यूमुले बोलते हैं, और निचला हिस्सा जो रूट बनाता है उसको रेडिकल्स बोलते हैं। दालों के संगठन की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो दालों में सामान्य रूप से नमी जो है वो 10 to 12% तक पाई जाती है। आप देख रहे हैं नमी का प्रतिशत 8.1% सोयाबीन में है और मैक्सिमम 12% मसूर की दाल में आपको देखने को मिल रहा हो। जब ऊर्जा की बात करते हैं तो दालों में लगभग 350 सवा 300 चमड़े में है और 350 के करीब ऊर्जा प्राप्त की जब पाई जाती है, एक्सेप्ट सोयाबीन। इसीलिए सोयाबीन का जो है वो ग्रीन कलर से लाइन दी है। सोयाबीन जिससे कि हम तेल निकालते हैं, उसको कई बार लोग तेलीय बीज अर्थात तिलहन भी समझ लेते हैं, किंतु सोयाबीन की जो संरचना है वो दालों से मिलती जुलती है, द्विबीजपत्री हैं, और किंतु ये एक्सेप्शनल पल्स है जिसमें ऊर्जा, प्रोटीन तथा वसा तीनों ही अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आप देखिए सोयाबीन में ऊर्जा का प्रतिशत 432% है, वहीं अन्य
दालों में ऊर्जा लगभग 350 से 350 किलो कैलोरी है। प्रोटीन की जब तक हम बात करते हैं तो प्रोटीन दालों में न्यूनतम 17% चने में है तथा अधिकतम 43.2% सोयाबीन में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी दालों में आप देख रहे हैं प्रोटीन लगभग 22 से 24% उपस्थित होता है। मैंने पहले भी कहा सोयाबीन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पल्स है जो प्रोटीन का श्रेष्ठ स्रोत भी मानी जाती है। वसा, ज़्यादातर दालों में वसा लगभग 1 से 2% के आसपास है। केवल चने में 5% और सोयाबीन में वसा 19.5% यानी कि बहुत अधिक मात्रा में है और इसीलिए इससे तेल भी निकाला जाता है। कार्बोहाइड्रेट की जब बात करें तो ज़्यादातर दालों में कार्बोहाइड्रेट लगभग 60% है, एक्सेप्ट सोयाबीन जिसमें 20% ही कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। सभी दालें कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। दालों में मिनिमम 75 मिलीग्राम से लेकर अधिकतम 200 या भुने हुए चने में 369 मिलीग्राम कैल्शियम तक पाया जाता है। इसी प्रकार दालों में लौह लवण न्यूनतम 2.7 मिलीग्राम तुअर दाल से लेकर अधिकतम 10.4 मिलीग्राम सोयाबीन में पाया जाता है। मसूर की दाल जिसमें लगभग 8% और भुने हुए चने में 9% लौह लवण है। आप देख रहे होंगे कि साबुत चने में लौह लवण 4.6 मिलीग्राम है, वहीं भुने हुए चने में 9.5 मिलीग्राम। क्योंकि चनों को भूनने की प्रक्रिया जब लोहे की कढ़ाओं में की जाती है तो आयरन की कुछ मात्रा भी चने के बीजों में आ जाती है, इसीलिए भुने हुए चनों में लौह लवण साधारण चने के मुकाबले ज़्यादा है। रेशा, साबुत दालें रेशों का भी बहुत अच्छा स्रोत है। दालों में रेशा लगभग 3.9 से 4% के आसपास वेरी करता है। यदि दालों को हम रेशा हटाकर छिलके रहित दालों का सेवन करेंगे तो हमें इन दालों से रेशा प्राप्त नहीं होगा। अतः साबुत दालें जो है वो धुली हुई दालों या छिलके रहित दालों के मुकाबले ज़्यादा पौष्टिक होती हैं, प्रोटीन की दृष्टि से भी और रेशे और लौह लवण की दृष्टि से भी। हम बात करें दालों के महत्व की तो दालें जैसा कि हमने देखा दालों में 24 से 25% तक प्रोटीन पाया जाता है, तो ये शाकाहारियों के भोजन में प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। और विशेषकर सोयाबीन जिसमें कि 42 से 43% तक प्रोटीन पाया जाता है। यह प्रोटीन किसी भी भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रोटीन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का मात्रात्मक हिसाब से सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। दूसरा, प्रोटीन में दालों के प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं, विशेषकर लाइसिन। इसमें लाइसिन अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि मिथ्योनिन एवं ट्रिप्टोफैन की कुछ कमी पाई जाती है। किंतु यही अमीनो अम्ल अनाजों में बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए जब अनाजों की प्रोटीन और दालों की प्रोटीन को साथ मिलाकर दाल बाटी, दाल ढोकला या दाल ढोकली इत्यादि, खिचड़ी इत्यादि व्यंजनों का सेवन करते हैं तो अनाज और दालों से मिली जुली प्रोटीन जो होती है वो उत्तम गुणवत्ता की प्रोटीन बन जाती है, सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन बन जाती है। क्योंकि इसमें दालों में जो लाइसिन अधिक मात्रा में होता है वो अनाज में नहीं पाया जाता, और अनाज में जो मिथ्योनिन अधिक मात्रा में होता है वो दालों में नहीं पाया जाता। और अनाज और दाल मिलाकर जब हम खाते हैं तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री जो डेफिशिएंसी अमीनो अम्ल की है वो पूर्ण हो जाती है। अनाजों और दालों की प्रोटीन का रेशो जब हम देखें तो अनाजों की प्रोटीन 4 भाग और दालों की प्रोटीन 1 भाग लेते हैं, तो इसकी जैविकी गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। इसी प्रोटीन को जब हम अनाज और दाल के रेशे में कन्वर्ट करें तो ये रेशा 8:1 हो जाता है, क्योंकि अनाजों में लगभग 10 से 12% प्रोटीन पाई जाती है, जबकि दालों में 24 से 25% होती है। तो अनाजों में प्रोटीन आधी होने के कारण अनाज और दाल के रेशे को जब हम प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं अनाज और दाल में तो वो 4:1 से 8:1 हो जाता है। दालों में वसा की मात्रा हमने देखी थी बहुत कम थी, लगभग 1 से 3% तक थी, किंतु ये मात्रा कम होते हुए भी ये जो वसा है ये आवश्यक वसी अम्लों से भरपूर होती है। तो दालें हमारे शरीर में आवश्यक वसी अम्लों के अच्छे स्रोत के रूप में काम करती हैं। दालों में सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी अच्छी मात्रा में होता है तथा विटामिन सी
साबुत दालों में नहीं होता, किंतु जब हम इन दालों को अंकुरित करते हैं तो अंकुरीकरण के दौरान इनमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में बन जाता है। इसके साथ ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन B12 भी और अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। दालें एवं फलियां, विशेषकर ग्वार फली व सेम फली में एक पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। यह पॉलीसैकेराइड पानी के साथ मिलकर एक जेल बनाता है। भोजन में इसकी उपस्थिति से छोटी आंत में जेल जैसा पदार्थ बन जाता है और यह जो जेल है वो छोटी आंत में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण में बाधा डालता है, जिसके कारण दालें एवं फलियां रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी सहायक सिद्ध हुई हैं। इसी प्रकार दालें रक्त में ग्लूकोज के स्तर को भी कम करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे ये जो रेशा है, दालों में उपस्थित रेशा और ये जो पॉलीसैकेराइड है ये कोलेस्ट्रॉल को बांध लेता है, ऐसे ही ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन और अवशोषण में भी बाधा पैदा करता है और कार्बोहाइड्रेट से मुक्त होने वाला ग्लूकोज धीमे धीमे आहार नाल की रक्त नलिकाओं के द्वारा अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। फलस्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर अधिक नहीं बढ़ता। साबुत दालों में रेशों की मात्रा भी अधिक पाई जाती है और इसी कारण साबुत दालें हाई फाइबर फूड्स में मानी जाती है और मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए एक अच्छे आहार के रूप में काम आती हैं। हम बात करें कि जब हम बाज़ार में जाएंगे तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी दाल अच्छी है या कौन सी दाल ख़राब है। सबसे पहले तो हम दाल की संरचना, उसके आकार और उसके रंग को देखकर ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो किस तरह की है। दाल के दानों का आकार और बनावट आप देखें, वो फ्रेश होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की दरारें नहीं होनी चाहिए, दानों के छिलकों में झुर्रियाँ नहीं होनी चाहिए और उनके किनारे खुरदुरे नहीं होने चाहिए। प्लस दाल पूर्णतः शुष्क व नमी रही, तो उसको देखने के लिए जिस तरह से हम अनाज को थाली में डालकर खनका कर देखते हैं, ऐसे दालों को जब हम दालों को ऊपर से थाली में डालेंगे तो खनक की आवाज़ के साथ वो शुष्क दालें गिरेंगी। अवांछित पदार्थ जैसे कि कंकड़, पत्थर, तिनके, मिट्टी, पत्तियाँ, डंडियाँ इत्यादि नहीं हो या कम से कम हो। दालों में किसी भी प्रकार की फंगस या बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं लगा होना चाहिए। फंगस से संक्रमित तो दाल जो होती है उसका रंग और आकार सामान्य दालों के मुकाबले कुछ अलग होता है, जो हमको आसानी से देखने पर पता चल जाता है। इसी प्रकार चने की दाल और तुअर की दाल में कई बार उससे मिलती जुलती केसरी दाल की मिलावट कर दी जाती है, जो कि निम्न कैटेगरी की दाल होती है और अगर अधिक मात्रा में उपयोग की जाए तो लेथाइरिज्म रोग पैदा कर सकती है। तो दालों में मिलावटी दालों का उपयोग भी नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। दाल के दानों में किसी भी प्रकार के कीड़े या घुन लगे हुए दाने नहीं होने चाहिए, अन्यथा ये संपूर्ण दाल को ही खराब कर देंगे। इसी प्रकार दालों में चूहे, कॉकरोच, छिपकली आदि के बाल, मलमूत्र या बीज आदि भी मिले हुए या गिले हुए नहीं होने चाहिए। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको दालों में ये चीज़ें स्पष्ट ही दिखाई दे जाएंगी। संग्रहण, दालों को संग्रहण करने के लिए बाज़ार से खरीद कर लेने के बाद आप उन्हें भली भांति सुखाकर ठंडा कर लें और बीन चुक कर साफ करके साफ, स्वच्छ, सूखी तथा हवा रहित डिब्बे या कोटियों में प्रकाश से दूर शुष्क स्थानों पर रखें। नमी का प्रतिशत सोयाबीन व मूंगफली में 11% से कम तथा अन्य दालों में 14 से 15% से कम होना चाहिए। आर्द्रतापूर्ण स्थितियों में अगर आप दालों को रखेंगे तो दालों में फफूंदी लगने और एफ्लाटॉक्सिन नामक विषाक्त तत्व उत्पन्न होने का खतरा रहता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। दालों को आप थोड़े से तेल जैसे कि कैस्टर ऑयल 1 टेबल स्पून प्रति किलोग्राम दाल के हिसाब से दालों के ऊपर लगाकर उसको रगड़ कर मसल कर आप रखेंगे तो दालों में कीड़े और घुन नहीं लगेंगे। इसी प्रकार नीम की पत्तियों या बे लीव्स, तेज पत्ते का उपयोग भी आप दालों को सुरक्षित रखने में कर सकते हैं। नीम की पत्तियों को रखने के लिए प्रति किलोग्राम दाल के हिसाब से 40 से 50 फ्रेश नीम की पत्तियों को लेकर धोकर उनको छाया में सुखा लें और क्रश करके उनकी पोटली बना लें और पोटली बनाकर महीन सूती कपड़े में पोटली बनाकर दाल में रखें तो कीड़े और घुन नहीं लगेंगे। इसी प्रकार दाल के डिब्बे में अगर आप 3 से 5 तेज पत्ते प्रति किलोग्राम के हिसाब से डाल देंगे तो भी दालें आपकी सुरक्षित रूप से संग्रहित रहेंगी। 2 से 3 सप्ताह के पश्चात दालों को दिन में एक बार धूप भी देनी चाहिए, जिससे दालों में अगर थोड़ी बहुत नमी या घुन का खतरा आ भी गया हो तो वो उस धूप से नमी दूर हो जाए और दालें सुरक्षित हो जाएं।
इस प्रकार आज के वीडियो सत्र में आपने दालों की संरचना, संगठन, महत्व, दालों का चुनाव तथा संग्रहण के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अगले अध्ययन सत्र में हम लोग दालों की पाक क्रिया तथा दालों के प्रसंस्करण पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।